हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए लेक्चर 26 है। इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को देखेंगे जो रह गए थे बाकी वाले लेक्चर में। इसके अलावा जो संचार बच जाएगा उसको भी अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर कर देंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें। अनुप्रयोग में सबसे पहले हम देखेंगे ई गवर्नेंस को, जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में जो सबसे टॉप पर जिसकी प्रायोरिटी है और सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या आईटी के माध्यम से किसी भी सेवा को संचालित करना या उस सेवा तक लोगों की पहुंच को बनाना। तो ई गवर्नेंस से सीधा सा सिंपल है कि सरकारी योजनाएं और सरकारी जो सेवाएं हैं, ये जिस प्रकार की, चाहे वो अर्धशासकीय हो या शासकीय, सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं उन्हें ऑनलाइन घर बैठे आप तक पहुंचाने की जो सुविधा प्रोवाइड कर रही है सरकार, उसे ई गवर्नेंस कह रही है। ई गवर्नेंस का से तात्पर्य ऐसा गवर्नेंस जिसको आप अपने घर में बैठे ही एक्सेस कर पाएँ। किसके माध्यम से? आईटी के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, और उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ई गवर्नेंस का डेफिनेशन है, ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना। तो सिंपल सा हो गया इसका परिभाषा, जिसके तहत बताया जा रहा है कि नागरिकों को सारी सरकारी या शासकीय जैसे भी सेवाएं हैं, जैसे गवर्निंग सेवाएं हैं जो सरकार लोगों तक पहुंचाना चाहती है, चाहे वो जन कल्याण की योजनाएं हैं या फिर इस तरह की सेवाएं हैं जो उनके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है या फिर उन्हें सरकार तक पहुंच को ज़्यादा इजी बनाता है, वो सारी सेवाएं जो सरकार के द्वारा संचालित होती हैं उन्हें आईटी के माध्यम से संचालित करना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। तो यूरोपीय परिषद के अनुसार ई शासन का क्या है, मतलब उनसे तात्पर्य क्या है? जो यूरोपीय परिषद है उन्होंने ई शासन या ई गवर्नेंस के बारे में क्या एक मापदंड बना रखा है और उनके अनुसार से क्या होना चाहिए ई गवर्नेंस में इंक्लूड। तो यूरोपीय परिषद के अनुसार, यूरोपियन यूनियन के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी को किस तरह से शासन या प्रशासन में किस तरह से यूज करना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से सामाजिक रूप से या लोगों को उसका लाभ और ज़्यादा इजी और बेहतर तरीके से उन्हें सेवा प्रोवाइड हो सके। तो सार्वजनिक कार्रवाई के 3 क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना उन्होंने सुझाव दिया है और इसको उन्होंने बेस्ट माना है किसी भी गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो है वो सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिकों को समाज के बीच संबंध। सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिक समाज के बीच संबंध, जितने भी सेवाएं हैं जो किसी भी सरकारी सेवक, लोक सेवक के द्वारा नागरिकों को प्रोवाइड किया जाता है, तो उनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए इसको किसका उपयोग करना चाहिए? तो ई गवर्नेंस का या इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का। दूसरा उन्होंने बोला कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों में सार्वजनिक प्राधिकरणों का कामकाज, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जितने भी चरण चल रहे हैं, चाहे वो चुनाव हो, इलेक्शन हो या इलेक्शन के अलावा जितने भी प्रक्रिया हैं, चाहे पीडीएस के सिस्टम हो या फिर अन्य चाहे जितने भी सेवाएं हैं, चाहे बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, वो सभी सेवाएं किससे संचालित होना चाहिए? तो वो होने चाहिए ई माध्यम से। तो उसको भी उन्होंने ई लोकतंत्र के रूप में डिफाइन किया है। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान, जितने भी सार्वजनिक सेवाएं हैं, चाहे वो सिटी बस सर्विस से लेकर बड़ी से बड़ी सर्विस हों जो कि सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं, या सामाजिक कल्याण के लिए जितने भी योजनाएं हैं, वो सारी सेवाओं को आप किसके माध्यम से संचालित कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं आप ई गवर्नेंस के माध्यम से। तो ये इसके प्रमुख उन्होंने 3 एक मापदंड बनाए थे जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ में ई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो बेहतर प्रशासन के रूप में आगे भविष्य में काम आ सके लोगों के। अब आगे हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस के उदय का कारण क्या है, कि ई गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। क्योंकि जन कल्याण की सेवाएं तो पहले भी संचालित होती थी और ई गवर्नेंस के बिना भी ये सारे काम होते थे, लेकिन ई गवर्नेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे जो मुख्य कारण है वो शासन का जटिल होना। जो कागजी कार्रवाई था या फिर जो ऑफिस में जो कार्य होते थे उसमें बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया होती थी, लोगों को समझ में नहीं आती थी और वो बहुत उनमें टाइम खर्च होता था, पैसा खर्च होता था, जिसके वजह से लोगों का जो काम था वो भी जल्दी नहीं हो पाता था। और जो मानव जब करता था विदाउट ई गवर्नेंस के सहायता से, तो वो एक ही काम को जो ई गवर्नेंस के माध्यम से एक दिन में लाखों लोगों का काम हो रहा है, वो एक दिन में कम से कम 1000 लोगों का काम भी समन्वित रूप से संचालित नहीं हो पाता। तो जो शासन था वो, या प्रशासन था, वो बहुत ज़्यादा जटिल था, जिसकी वजह से ई गवर्नेंस के उदय को लोगों ने, या ई गवर्नेंस को अपनाने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि। पहले क्या, सरकारी जो सेवाएं थी या सरकार की जो पहुंच थी वो कम था, या दायरा आप मान लें कि कम था, क्योंकि पहले सेवाएं कम थी, जीडीपी कम था लोगों का,
जनसंख्या कम था, टेक्नोलॉजी कम थी, लोगों की जो कार्यशैली थी वो अलग था, जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड था, तो उस टाइम ई गवर्नेंस की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी जो कि आज की डेट में पड़ रही है। क्योंकि आज जो सेक्टर है बदल रहा है, सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है जो कि ई गवर्नेंस के माध्यम से संचालित हो रहा है। इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें भी डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो सारे जो डेवलपमेंट की वजह से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोगों की जो पहुंच है, वो सबसे ज़्यादा सरकार पर डिपेंडेंसी हो रही है। और सरकार पर अगर इस तेज़ी से कार्य नहीं होंगे तो ये कार्य करने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये प्रोसेस से बचने के लिए ई गवर्नेंस को अपनाया गया। तो दो है इसको दे के कारण, एक तो प्रशासन का जटिल होना, सभी को पता है कि कितना लाल फीता सही चलता था और एक ही काम को कराने के लिए आपको किस तरह से दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। दूसरा, आपके पास अब ज़्यादा सर्विसों को आपकी ज़रूरत पड़ रही है, हर चीज़ में आपको ई गवर्नेंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए भी सरकार ने ई गवर्नेंस को अपनाया है। तो ई गवर्नेंस के जो बहुत सारी धारणाएं हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। ई गवर्नेंस के जो धारणा है उनमें प्रशासन सबसे प्रमुख है, क्योंकि प्रशासन की साथ ही ई गवर्नेंस को अपनाया गया, जिसके स्मूथनेस या फिर जो संचालित है उसको बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच बना सके, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी को किसमें प्रशासन में सम्मिलित किया गया और उसको अप्लाई किया गया। तो राज्य को आधुनिक बनाने के लिए आईसीटी का प्रयोग या उपयोग शुरू किया गया। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्यों अपनाया गया? एक राज्य को आधुनिक बनाने के लिए और टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए, लोगों तक पहुंच को अच्छा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की जो टेक्नोलॉजी है उसे अपनाया गया। प्रबंधन सूचना प्रणाली एमआईएस के लिए डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण और रिवार्ड्स, भूमि, स्वास्थ्य और इन सभी क्षेत्रों को क्या किया गया है? कंप्यूटरीकरण कर दिया, जिससे प्रशासन अब इजली तरीके से रन हो पा रहा है। आप कहीं से भी बैठ के अपने भूमि के जितने भी आपका आप भूमि के मालिक हैं उसके बारे में विशिष्ट रूप से आप कहीं भी किसी तहसील से आप डायरेक्ट एक क्लिक पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए, टीकाकरण को बेहतर करने के लिए, लोगों तक पहुंच को बेहतर करने के लिए, पोषण को बेहतर करने के लिए अब सारे जो ट्रैकिंग माध्यम है, जो ट्रैकिंग सिस्टम, वो अन्य तरीके से आप ले लें चाहिए। जो मातृ एवं शिशु ट्रैकिंग सिस्टम है, जिसके अनुसार से किसी भी जो माँ है उसको बच्चे के 9 महीने का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। वो किसके माध्यम से संभव हो पाया है? तो वो हुआ है ई गवर्नेंस के माध्यम से। इसमें ई सेवाएँ, क्योंकि जब ई गवर्नेंस को अपनाएंगे तो ई सेवाएं सबसे प्रमुख होंगे, क्योंकि जितनी भी सर्विस सेक्टर है वो किस पर, ई गवर्नेंस पर अब संचालित हो रही है और ई गवर्नेंस के माध्यम से ही हो रहा है। चाहे आप उसमें एग्ज़ाम के फॉर्म को सम्मिलित कर लें, या किसी भी सेवा के आप उपभोक्ता बनते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या पेंशन योजना हो, ये सारी योजनाएं किससे चल रही हैं? तो वो चल रही हैं ई गवर्नेंस से। इसका उद्देश्य राज्य और नागरिकों के मध्य संबंध को मजबूत करना है, जैसे कि ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान, ई प्रशासन और ई सेवाओं का एक साथ समायोजन करना, जिस जैसे बड़े पैमाने पर ई सरकार कहा जाता है। तो ई सेवाएं और ई प्रशासन दोनों को अगर एक साथ कर दिया जाए तो इसको बड़े मतलब जब इसका दायरा बढ़ जाता है तो इसी को क्या कहते हैं अपन? ई सरकार कहते हैं। और इनमें बेहतर है कि प्रशासन को चाहे प्रशासन से सिंपल से मतलब आजकल जो है आप ऑनलाइन आरटीआई लगा सकते हैं, आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, कंप्यूटरीकृत आपको बिल मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रशासन में आएंगी। ई सेवाओं में आप जितने भी पेंशन योजनाएं हैं या फिर प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, मनरेगा है, ये सब कुछ अब किससे संचालित हो रही है? ई सेवाओं से संचालित हो रही है। इसके अलावा जो फंड ट्रांसफ़र है, जो कि आजकल डायरेक्ट आपके सब्सिडी जो है वो आपके एक बैंक अकाउंट में आ रहा है, वो भी ई सेवाओं के माध्यम से ही संभव हो पाया है। ई गवर्नेंस में वही है, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इसमें नागरिकों के लिए नीति और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी का प्रकाशन शामिल है। यह ऑनलाइन सेवाओं के अतिरिक्त सरकार की योजनाओं की सफलता के लिए आईटी का उपयोग करता है और सरकार के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। सिंपल सी बात है, जितनी भी योजनाएं संचालित करता है सरकार जन कल्याण की, उनके सफलता तभी संभव है जब उन पर एक्यूरेसी हो और बेहतर तरीके से आप उनको रिप्रेजेंट कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। तो इन सब चीज़ों की सफलता के लिए और उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए, क्योंकि एक सरकार अगर एक राज्य है, राज्य ही मान लो आप, एक डिस्ट्रिक्ट ही मान लो, तो उसके कुछ लक्ष्य हैं कि वो एक साल में इतना चीज़ों को कवर करेगा। लेकिन अगर उन चीज़ों पर पहुंच अगर इजीली होता है तो उन चीज़ों को बेहतर तरीके से वो संचालित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर संचालन ही बेहतर नहीं हुआ, लोगों तक उस चीज़ों को पहुंच ही नहीं हुआ, तो अपने लक्ष्य से कोसों दूर रह जाएगा और उसको इस चीज़ों को बहुत बड़ा घाटा होगा। और जो विकास है या फिर जो उसकी जीडीपी है या उनके जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और लोगों में गरीबी, भुखमरी की जैसे स्थिति भी बढ़ती जाएगी। चाहे उसमें चाहे फसल बीमा योजना हो या किसानों से रिलेटेड भी जितने सारी योजना हैं, जिसमें से
मंडी ऐप या बहुत सारी जो ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं, वो सारे संचालन इसी वजह से संभव हो पाएंगी ताकि उन्हें बेहतर भविष्य और बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। ई लोकतंत्र जी, ई गवर्नेंस के अंदर ही ई लोकतंत्र आता है। ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, तो आप इनको अलग अलग भी याद कर लें कि ई प्रशासन क्या होता है, ई सेवा, ई गवर्नेंस और ई लोकतंत्र। बेसिक डिफरेंस है, हल्का हल्का आप इनको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ई लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है, राज्य के शासन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग। ये मुख्य रूप से यही है कि जो सरकार संचालित हो रही है, जो भी प्रशासन है, उस शासन में लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए जो आईटी का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, ई लोकतंत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जाता है। पारदर्शिता तभी बढ़ेगी जब उसको आप कंप्यूटर का संचालित करेंगे ताकि सभी को वो डाटा इजीली अवेलेबल हो, ताकि वो बेहतर तरीके से उन सेवाओं का यूज कर सकें और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव ना पड़े, ताकि लोग इजीली उस चीज़ को अपनाने के लिए सही ढंग से सही प्रक्रिया से काम कर सकें। इसमें नीतियों का ऑनलाइन खुलासा, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, ई जनमत आदि, ई जनमत संग्रह आदि भी शामिल हैं। जैसे कि आज जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर सीएम हेल्पलाइन है, तो उसमें अगर आप कोई किसी भी चीज़ की शिकायत करते हैं तो उसका निवारण आप घर बैठे हो जाता है। पहले अगर यही शिकायत आप किसी भी तहसील में या ज़िले में करते थे तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और आपका जो शिकायत है वो निवारण होने में भी कई महीने लग जाते थे। और इसके अलावा आपके जितने भी पंजीयन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थे, आजकल 1 महीने के अंदर पूरा करना ये सरकार का लक्ष्य बना दिया है। लेकिन अगर पहले आप देखेंगे तो 3-3, 4-4, 1-1 साल तक डॉक्यूमेंट नहीं बन पाते थे। ऑनलाइन शिकायत निवारण, ऑनलाइन खुलासा, ये इसी के अंतर्गत आता है। ई जनमत मतलब आप किसी भी चीज़ पर क्या आपका रवैया है, तो सरकार कभी कभी कोई बिल लाना चाहती है तो उसके प्रति आपसे वोटिंग करवाती है या उसके प्रति आपका सुझाव मांगती है, तो वो ई जनमत के रूप में आपको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें ई गवर्नेंस हो गई और ई गवर्नेंस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। आप बेहतर तरीके से आना चाहिए कि ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है। यूरोपीय शासन ने जो बताए थे 3 क्षेत्रों में जिसमें ई गवर्नेंस की यूज होनी चाहिए, उसको आना चाहिए। ई गवर्नेंस के उदय के कारण, इसके अलावा ई गवर्नेंस के उदय के कारण के बाद आपको आना चाहिए कि कितने प्रकार के गवर्नेंस हैं, तो ई शासन, लोकतंत्र और इसके अलावा ई सेवाएँ, ई गवर्नेंस, ये सभी आपको थोड़ी थोड़ी आने चाहिए। इसके अलावा उत्पत्ति कब हुआ वो बेहतर है, तो भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति हुई थी 1970 के दशक के दौरान। चुनाव, जनगणना कर प्रशासन आदि में संबंधित डाटा गहन कार्यों के प्रबंधन के लिए आईसीटी का अनुप्रयोग पर ध्यान देना शुरू हुआ था। कब? 1970 में, क्योंकि कंप्यूटर का युग ही 90s के दशक से शुरू हुआ, तो उसका जो उपयोग है वो भी अभी रिसेंट से शुरू किया गया। और सूचना प्रौद्योगिकी धीरे धीरे इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि आज सारी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती हैं। उद्देश्य क्या है इसका, तो नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, शासन की दक्षता में, क्योंकि दक्षता ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी दक्षता कम होती है, आपकी एक्यूरेसी कम होती है, तो आपके प्रशासन में बहुत सारी त्रुटि हो जाएंगी। तो ये दक्षता में सुधार लाना, व्यापार और उद्योगों के साथ इंटरफेस में सुधार लाना। जितने भी व्यापार और उद्योग हैं उनमें भी अब ज़्यादा तीव्रता से, चाहे वो ई बिलिंग हो, जीएसटी हो, ये सारी सेवाएं ऑनलाइन है ताकि लोग बेहतर तरीके से अपने व्यापार और उद्योग को संचालित कर सकें, जिसमें से ज़्यादातर जो पहले इंस्पेक्टर राज या फिर प्रशासन का ज़्यादा दबाव होता था उनसे छुटकारा मिल सके ताकि लोग बेहतर सेवा प्राप्त कर सकें। ई गवर्नेंस किन पर निर्भर करता है, ठीक है, तो ई गवर्नेंस के लिए मुख्य रूप से कौन कौन है, तो पहले तो लोग होना चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, एक बेहतर प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और संसाधन। ये 4 चीज़ों के बिना ई गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास लोग हैं, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन चारों में से कोई एक चीज़ भी नहीं होगा तो भी आप ई गवर्नेंस को नहीं चला सकते। जैसे कि प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन है लेकिन लोग ही नहीं रहेंगे तो आप किसके लिए गवर्नेंस चलाएंगे। लोग रहेगा, प्रौद्योगिकी रहेगी, संसाधन रहेगा, सब कुछ अवेलेबल, लेकिन उसके एक बेहतर प्रक्रिया नहीं होगी तो लोगों तक पहुँच क्या होगा, शून्य हो जाएगा। प्रौद्योगिकी नहीं होगी तो ई गवर्नेंस का आपको कल्पना ही नहीं कर सकते, और संसाधन नहीं होंगे तो भी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से डिपेंडेंसी हैं और ये 4 इसके स्तंभ है। ये सब कुछ आप लिखेंगे, अगर 15 नंबर में अगर ई गवर्नेंस पूछता है, 6 नंबर में भी पूछता है, तो आप शॉर्ट कर करके अगर लिख देंगे तो ये बेहतर तरीके से आपको नंबर दिलाएगा। ई गवर्नेंस में सहभागिता किसकी किसकी होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ई कॉमर्स में होता था उसी तरह से है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार की भागीदारी होती है, जैसे कि राज्य सरकार का जिले वाले सरकार से या फिर केंद्र सरकार का राज्य सरकारों से, इस तरह से।
फिर गवर्नमेंट टू कंज्यूमर का सिंपल सा मतलब है सरकार से नागरिकों के बीच जो संबंध होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यापार के बीच में, चाहे जीएसटी फाइलिंग हो, ये सारी चीज़ जो सिस्टम है उसमें, या फिर लाइसेंस लेना हो, या किसी चीज़ को प्रौद्योगिकी के लिए आपको चलाना हो। और इसके अलावा जो फास्ट ट्रैक कार्ड है, या फिर जितने भी सारे हैं जो आपके व्यापार को बेहतर बनाते हैं, वो सारी चीज़ें इस पर आएंगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सिंपल से मतलब है कि सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच में कैसा संबंध है, उन्हें किस तरह से सेवाएं मिल पाती हैं और किस तरह से उनका अनुपालन हो रहा है। अब बात करते हैं ई गवर्नेंस के लाभ। तो सभी को पता है ई गवर्नेंस के लाभ बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से सरकार आज गुड गवर्नेंस या ई गवर्नेंस की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ई गवर्नेंस से प्रशासनिक कार्यों एवं सेवाओं की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ये तो सबसे इसीलिए तो ई गवर्नेंस को लाया गया कि प्रशासनिक कार्यों की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार हो, क्योंकि पहले दक्षता भी कम थी और गुणवत्ता भी बहुत कम थी। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार के सारे आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये बेहतर चीज़ है, क्योंकि आंकड़े आपके पास उपलब्ध होंगे तो आप उन चीज़ों को देख के समझ के अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकारें विभिन्न योजनाओं और नीतियां बनाने के दौरान इन आंकड़ों का विश्लेषण कर बेहतर निर्णय ले सकती है। ई गवर्नेंस के परिणाम स्वरूप एक कॉमन डेटा तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अगर ई गवर्नेंस है तो आप पहले जो गवर्नेंस होता था उसमें सारी चीज़ें रजिस्टर्स में या फिर कॉपी में मेंटेन होते थे, वो सारे डाटा अलग अलग होते थे। लेकिन अब ई गवर्नेंस में क्या है, डाटा एक साथ है। तो आपको जब जिस चाहे वो जन कल्याण के लिए हो, या किसी भी जनगणना के लिए हो, या किसी के रिपोर्ट के लिए हो, या किसी योजना को संचालित या बनाने के लिए हो, या कहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है, आपकी कहाँ कमजोरियाँ हैं, या आप अपने लक्ष्य से किस तरह से पीछे रह गए, इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए, डाटा चाहिए। और डाटा के बिना आप इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। तो डाटा आपको इजीली ई गवर्नेंस के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। आगे है, इससे जनता और सरकार के बीच स्वास्थ्य और पारदर्शी संवाद को मजबूत बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि उनके बीच में ही तो एक तरह से सिंपल से आगे सरकार और लोगों के बीच में तो बेहतर कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए ई गवर्नेंस लाया गया है। सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, ताकि पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाकर तीव्र क्रिया किया जा सके, और यह ई गवर्नेंस के माध्यम से ही संभव है। ई गवर्नेंस से व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन हुआ है। ई गवर्नेंस से भी रोजगार बढ़े हैं, रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज ई गवर्नेंस ई सेवाओं को आप प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको रोजगार के बेहतर अवसर देखने को मिलते हैं। अब आगे है ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ, क्योंकि अगर ई गवर्नेंस इतना बेहतर है तो उसकी चुनौतियाँ भी तो होंगी, उसके कार्य करने की क्षमता, उसकी प्रॉब्लम्स भी तो होंगे कि क्या कैसे कोई कार्य कर रहा है। तो ई गवर्नेंस की चुनौतियों में सबसे बेहतर है अवसंरचना, क्योंकि भारत के पास इतना बजट तो है नहीं कि ई गवर्नेंस को बहुत जल्दी अपना ले, क्योंकि ई गवर्नेंस इतना महंगा प्रक्रिया है, जिसमें आपके नेट कनेक्टिविटी बहुत हाई होना चाहिए, आपके जो चीज़ें उसमें इक्विपमेंट यूज होते हैं वो भी बहुत हाई होते हैं। डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको एक सर्वर रूम की ज़रूरत है, एक बेहतर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, एक आईटी टीम की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए था। अवसंरचना, इसमें होती बिजली, इंटरनेट, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, यही मेन है। कदम, भारत नेट एवं सौभाग्य योजना इसमें चलाया तो जा रहा है, जिनके माध्यम से भारत को बेहतर नेट सुविधा और गांव गांव क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अभी उतना पॉसिबल नहीं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंटरनेट के कनेक्शन क्या मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। तो ये अभी भी भारत सरकार को संरचना जो मूलभूत संरचना है उसमें बहुत कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। लागत, ई गवर्नेंस से तो किए जाने वाले उपाय महंगे होते हैं और इनके लिए भारी सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होती है, क्योंकि लागत कम नहीं होता। अब टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है हर चीज़ की, तो उन सब चीज़ों को आपको समझना होगा और बेहतर तरीके से उसका उपयोग करने के लिए आपको कार्य करना होगा। गोपनीयता और सुरक्षा, गोपनीयता और सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि डेटा लीक होने के मामले ई गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। अभी आधार के डाटा के प्रति बहुत चलता था, निजता के उल्लंघन के प्रति होता है। इसमें बहुत सारे लोगों के जो डाटा ऑलरेडी जो इंटरनेट में उपलब्ध है, उन डाटाओं को क्या करता है, कोई आदमी गलत यूज के लिए अगर उपयोग करता है तो इन सारी चीज़ों में उनके गोपनीयता को भंग करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ई गवर्नेंस को वीक बनाती हैं। सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो अगर बेहतर तरीके से ई गवर्नेंस को चलाना है, संचालित करना है, तो बेहतर सुरक्षा मानक होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, और आई एक्ट जो 2000 बनाया गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कड़ाई होना चाहिए। लोगों को इसके प्रति ज़्यादा जागरूक करना चाहिए और लोगों को इन सब चीज़ों से सुरक्षित कराना भी चाहिए। आगे डिजिटल डिवाइस, मतलब सिंपल सी अगर ई गवर्नेंस है तो जितने भी डिवाइस में डिजिटल ही होंगे। ई गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठाने और उन सेवाओं से वंचित लोगों की संख्या के मध्य बहुत अधिक अंतराल है, क्योंकि हर किसी के पास इंटरनेट है पर हर किसी के पास डिवाइसेस नहीं है।
हर किसी के पास इतना एफर्टिंग क्षमता नहीं है, डिजिटल साक्षरता नहीं है कि वो बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों को अपना सके, कार्य को कर सके। तो इनकी डिपेंडेंसी आज भी है और लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। डिजिटल विभाजन जनसंख्या के अमीर, गरीब, पुरुष, महिला, शहरी, ग्रामीण आदि क्षेत्रों में देखा जाता है। ये तो हर क्षेत्रों में आपको पता है कि अमीरी, गरीबी के अलावा पुरुष, महिला और शहरी, ग्रामीण का बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो आज भी हर तरह की सुविधाओं से वंचित हैं। उनकी आवाज़ आज तक भी नहीं पहुंच पा रही है। इस अंतर को कम करने की आवश्यकता है, तभी ई गवर्नेंस के लाभों का सामना समान रूप से उपयोग किया जा सकता है। अगर ये चीज़ें कम नहीं होंगी तो ई गवर्नेंस आप कितना भी बेहतर करने की कोशिश करें, आपका ई गवर्नेंस सफल नहीं होगा। सुझाव क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ई शासन की पहल ज़मीनी हकीकत की पहचान और विश्लेषण करके की जानी चाहिए। पहले आपको उस क्षेत्र का पूरा पूरा सर्वे करना चाहिए, उनके वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, वहाँ की साक्षरता देखनी चाहिए, वहाँ के लोगों के जीवन शैली, कार्यशैली, ये सब चीज़ों को समझ के इसके बाद ही आपको ई गवर्नेंस के प्रति आगे कदम उठाना चाहिए। आगे सरकार को विभिन्न हितधारकों अर्थात नौकरशाहों, ग्रामीण जनता, शहरी जनता, निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि के लिए उचित व्यवहार, विशिष्ट और प्रभावी क्षमता निर्माण तंत्र को विकास तंत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब तक बनेंगे नहीं, ई गवर्नेंस सफल नहीं होगा। ई गवर्नेंस से संबंधित सेवाओं के वितरण को बढ़ाने में क्लाउड कंप्यूटिंग की एक बड़ी भूमिका है। क्लाउड कंप्यूटर न केवल लागत में कमी लाने का एक उपकरण है, बल्कि नई सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम होने के साथ ही शिक्षा प्रणाली को सुधार और नई नौकरियों अवसरों के सृजन में भी मदद करता है। क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ई गवर्नेंस भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए एक अत्यंत प्रासंगिक कार्य है, क्योंकि आज भी भारत में ई गवर्नेंस इतना बेहतर होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें किस में है? अंग्रेजी में ही है, जो कि डिजिटल में उपलब्ध होती हैं। तो अंग्रेजी हर किसी की कॉमन लैंग्वेज तो नहीं है, हर किसी की क्षेत्रीय लैंग्वेज अलग अलग है, भाषा अलग है। इन सब चीज़ों को एक्सेस करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पूरा संपूर्ण जो है वो ई गवर्नेंस है। आप ये 3 नंबर में आए तो भी आप लिख लें, 6 नंबर में आए तो भी लिख लें, और 15 में भी पूछा जाते हैं, सारी चीज़ें आप इन्वॉल्व करके लिख सकते हैं। ई गवर्नेंस के तहत भारत ने कौन से ऐसा मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा ऐसा नेटवर्क है, सारी स्टेट गवर्नमेंट है वो कौन सा ऐसा नेटवर्क यूज करते हैं, तो वो करते हैं स्वान। ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान होता है ये। ठीक है, जिसके अंदर राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इसके माध्यम से सारे जो राज्य हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और सारे राज्य केंद्र सरकार से कनेक्टेड हैं, और राज्य सरकारें अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तहसीलों के माध्यम से सारे रूप से कनेक्टेड हैं। किसमें से? स्वान के माध्यम से, क्योंकि इसी के माध्यम से सारा जो नेटवर्क है वो संचालित होती है। स्वान एक तरह से क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, जिसके माध्यम से सभी को कनेक्ट किया गया है। अब जितने भी सेवाएं हैं, जितने भी वो हैं, अगर इंटरनेट बंद भी हो जाए तो इनका एक प्राइवेट नेटवर्क है, जो कि जिसे हम स्वान कह रहे हैं, उसके माध्यम से सारे एक तरह से कनेक्टेड होंगे और एक तरह से अपनी जो सेवाएं, सूचनाएं हैं उन्हें ट्रांसमिट कर सकते हैं। जितने भी कॉन्फ्रेंसिंग है या फिर टेली कम्युनिकेशन है, वो सब कुछ संचालित किया जा सकता है इस नेटवर्क के माध्यम से, जिसको गवर्नमेंट ने सभी राज्य सरकारों और इनके जो डिस्ट्रिक्ट सरकार हैं या फिर राज्य स्तर के जितने भी छोटे से छोटे संस्थान हैं, उनको इसका प्रोवाइड किया गया है। तो स्वान एक समर्पित दूरसंचार नेटवर्क बनाने के लिए एक उन्नत दूरसंचार अवसंरचना है, जो भारत में राज्यों के बीच अंतर संचार और डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवाज़ डेटा और आवाज़ यातायात के लिए एक सुरक्षित और उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह परियोजना सरकारी विभागों, एजेंसियों के बीच तत्काल ऑनलाइन इंटरेक्शन का सक्षम करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक समय पर रिपोर्ट प्राप्त होगी और वर्कफुल प्रक्रियाओं में सुधार होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो मैंने बताया, इसमें सभी प्रकार की चीज़ें, आप कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, इंस्टेंट आप डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, इंस्टेंट सारी सुविधाओं को आप प्रयोग कर सकते हैं, मौसम की जानकारी ले सकते हैं, जैसी भी प्रक्रियाएँ, चाहे आपदा है, आपदा नियंत्रण में भी ये सारी चीज़ें कार्य करती रहेंगी। तो ये स्वान नेटवर्क भी पूछा जा सकता है। ई गवर्नेंस अगर 15 नंबर का पूछा जाए तो स्वान को भी आप शामिल करें, उस पर लिखें कि किस तरह से राज्य सरकार अपनी एक नेटवर्क प्रणाली के तहत कार्य करता है। इसके बाद है सोशल मीडिया। ये तो सभी को पता है, क्योंकि सभी घर बैठ के यही यूज कर रहे हैं और किसी के पास कोई काम भी नहीं है अभी के डेट में। ठीक है, तो सोशल मीडिया बहुत बेहतर क्या माध्यम है, जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज़ों को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, नए लोगों से बात कर सकते हैं, नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लाभ भी हैं, तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो सोशल मीडिया होता क्या है? जब व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से करता है, तो
इन सुविधाओं को प्रदान करने वाली साइट्स सोशल साइट्स कहलाती हैं। सामाजिक संबंधों का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से, ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अगर आप सोशल मीडिया को परिभाषित करते हैं तो। अभी क्या है, इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये तीन चीज़ें बहुत फेमस हैं। इसके अलावा लिंक्डइन है, बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें आप देख सकते हैं। इसमें से अब तो हर किसी के लिए अलग अलग आके, अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं तो आपको अलग से सोशल साइट्स मिल जाएंगे, जैसे कि यूट्यूब हो गया, टिकटॉक तो हालांकि बैन हो गया, उसकी जगह बहुत सारे ऐप आ गए हैं। इसके अलावा अगर आप राइटर हैं तो कोट्स के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, चैनल मिल जाएंगे। तो आप वहाँ आप अपनी चीज़ों को लिख सकते हैं। आप पोएट्री करते हैं तो पोएट्री लिख सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुँच बना सकते हैं। सोशल मीडिया से तात्पर्य क्या क्या है वो अपन देखते हैं। तो सार्वजनिक संजाल स्थल, सोशल नेटवर्किंग साइट इसको कहा जाता है, आज के इंटरनेट का अभिन्न अंग है जो दुनिया में 1 अरब से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यह एक ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने तथा वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है। आप अपने अनुसार अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। अपना जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो उस प्रोफाइल की मदद से आप दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे आप अपने जो भी विचार हैं वो साझा कर सकते हैं। तो सब कुछ किसके माध्यम से होता है? सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। इसके अलावा प्रोफाइल का उपयोग अपने विचारों को साझा करने, पहचान के लोगों पर या अजनबियों से बात करने के लिए किया जाता है। फेसबुक, ट्विटर आदि इस संपूर्ण प्रक्रिया में वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता की निजी सूचना भी साझा हो जाती हैं। इसके अलावा यह पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है, जहां विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उपयोग के बहुविविध तरीके और तकनीकी निर्भरता ने सामाजिक संजाल स्थल को विभिन्न प्रकार के खतरों के प्रति सुभेद किया है। तो ये तात्पर्य हो गया कि सोशल मीडिया से तात्पर्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया क्या है। एक तरह से इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आप प्रोफाइल बना सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। इसके विभिन्न तरीके से प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे डाटा लीक्स होने की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम का बेहतर यूज करके लोगों की क्या आवाज़ आगे तक पहुंचा सकते हैं। अब ये हो गया। अब अपन देखते हैं सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव क्या है। कि सकारात्मक, क्योंकि सोशल मीडिया को दोनों है, यही तो पूछा जाता है कि सोशल मीडिया का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए, सोशल मीडिया क्या होता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव ये है कि सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसने विश्व में संचार को नया आयाम दिया है। तो एक महत्वपूर्ण है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने पहुंच को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज़ बन सकता है जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं। ठीक है, व्यवसायियों के लिए व्यवसाय के एक अच्छे साधन है। ये बेहतर, यही सोशल मीडिया का मुख्य लक्ष्य यही था कि आप जो लोग अपनी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचा सकते, लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, आप उनकी आवाज़ बने, उनकी परेशानियों को बाहर तक लाएं, सरकार तक लाएं, इस किसके माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन क्या हुआ, ये नहीं हो पा रहा है। व्यापारियों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया में अपने दुकान को लोकेट कर सकते हैं, मैपिंग में बता सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है, वो ऑनलाइन उसमें क्या कर सकते हैं, अपना रेट कार्ड डाल सकते हैं, अपनी विशिष्ट क्वालिटी डाल सकते हैं। इसके अलावा किस चीज़ के लिए फेमस है वो बता सकते हैं। ये सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से संभव है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे कि जो जितने लोग, मान लो कोई हैंडीक्राफ्ट है, वो अपने घर से ही अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, तो वो सोशल मीडिया पे अपना एक प्लेटफॉर्म बनाए, वहाँ से चीज़ों को वो बेच सकता है, कैश ऑन डिलीवरी कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने वो बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसके अलावा रोज़गार में सहायक, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बहुत सारे रोज़गार के भी प्रभाव मिलते हैं। इसमें कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है, साथ ही साथ लोगों को एक बेहतर जीवन शैली मिलती है। इसके अलावा नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने में, जागरूकता के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप बेहतर सोशल मीडिया यूज करेंगे तो आपको इसमें जागरूकता मिलेगी, आप बेहतर तरीके से लोगों को पहुंच बना सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। सूचनाओं को प्राप्त करने में भी मददगार है। जितनी भी सूचना है, अगर बेहतर सूचना और अच्छी सूचना, आजकल हालांकि फेसबुक और व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां वो इसका यूज करती हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। तो इनकी सूचनाओं को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन तो नहीं माना जा सकता, लेकिन मददगार होते हैं। आप बेहतर सूचना इसमें फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं। अब इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं?
अधिक उपयोग मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आप सोशल मीडिया में अगर घुसे रहते हैं, बहुत टाइम देते हैं, तो आपको तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम का लॉस तो होता ही होता है। इससे आपके मस्तिष्क में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से क्या होता है, जाम हो जाता है और आपका मस्तिष्क कार्य नहीं करता। इससे साइबर बुलिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। आप कहीं भी, चाहे फेसबुक में हो, व्हाट्सअप में हो, यूट्यूब में हो, आप जब कमेंट सेक्शन चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा साइबर बुलिंग होती है। लोग एक दूसरे को गाली गलौज बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाते हैं। इसके अलावा उसमें जो अपने लिमिट्स हैं उनको क्रॉस करते हैं और लड़ते हैं। फेक न्यूज और हेट स्पीच फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। फेक न्यूज और हेट स्पीच का जो अड्डा बना है वो व्हाट्सअप और फेसबुक अभी बहुत ज़्यादा बना है। इसके अलावा यूट्यूब में भी है, क्योंकि वीडियो के रूप में लोग बाग हेट स्पीच फैला रहे हैं और लोग बाग देख भी रहे हैं। गोपनीयता की कमी होती है, निजी डाटा चोरी होने का खतरा होता है, क्योंकि गोपनीयता की कमी इस तरह से होती है, आपकी सारी जानकारी कहाँ है, वहाँ पे उपलब्ध है और वो कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा साइबर अपराध, हैकिंग और फिशिंग का खतरा होता है। जितने भी साइबर अपराध हैं उसमें से सबसे ज़्यादा हैकिंग मतलब आपके डाटा चोरी हो सकती है, फिशिंग मतलब आपके डाटा को कॉपीराइट कोई कॉपी बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी का चलन, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन धोखाधड़ी का चलन हो रहा है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से मतलब सिंपल सा है कि आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं, आपसे बहुत विभिन्न प्रकार से चीज़ों से आपको इन्फ्लुएंस करके आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं। इसके अलावा आपके जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उनके डाटा चोरी करके आपके जितने भी वित्तीय लेन देन है उनको प्रभावित किया जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन धोखाधड़ी में आपको स्थान, चीज़ों की रेटिंग, ये बहुत सारी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। अब पढ़ते हैं नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है और नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत क्या है। तो नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत मानता है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सभी इंटरनेट गतिविधियों के साथ एक समान रूप से व्यवहार करना चाहिए और उपयोगकर्ता सामग्री, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, स्रोत, गंतव्य अथवा संचार विधि आदि के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि कोई भी नेट प्रोवाइडर है वो अलग अलग वेबसाइटों के लिए अलग अलग चार्ज नहीं करेगा, सबके लिए एक समान चार्ज होगा और वो चार्ज आपको एक बार पे करना होगा। ये नहीं कि आप अगर फेसबुक यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से, यूट्यूब कर रहे हैं तो अलग से। जैसे कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रहा है, तो सारे OTT प्लेटफॉर्म का अगर आप यूज करेंगे तो सारे आपको अलग अलग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो वो नेट न्यूट्रलिटी के विरुद्ध है। लेकिन उसमें क्या है कि वो एक विशिष्ट वेबसाइट है जिसको आप यूज करने के लिए आपको किसी भी तरह से पे नहीं करते। लेकिन अगर माना जाए तो आपको वो, जब आप नेट पैक डलवाते हैं तो आप सभी वेबसाइटों को एक्सेसिबल बनाने के लिए आप यूज करते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, या फिर जितने भी G5। आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म को यूज करने को आपको नहीं मिल पा रहा है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं अथवा कंपनियों को किसी विशिष्ट डेटा के लिए अलग अलग कीमतें नहीं लेनी चाहिए, चाहे वह डेटा विभिन्न वेबसाइटों पर विजिट करने के लिए हो या फिर अन्य सेवाओं के लिए। अभी IPL देखने के लिए जियो में आप प्लान ले रहे हैं, ये इसी के विरुद्ध है। IPL देखने के लिए हॉटस्टार के लिए आप क्या है, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 1 ईयर का 399 का, तो ये किसके लिए है? क्योंकि आप नेट पैक तो डला ही रहे हैं, आप 600 का रिचार्ज करा रहे हैं तो नेट पैक डला रहे हैं। तो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को क्या होना चाहिए, आपको उसके लिए अलग से पैसे नहीं चुकाना चाहिए सब्सक्रिप्शन के रूप में, लेकिन सब्सक्रिप्शन के रूप में भी आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं। ये नेट न्यूट्रलिटी के विरुद्ध है। नेट न्यूट्रलिटी सिद्धांत में यह स्वीकार किया गया है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरनेट उपयोग किसी भी प्रकार के साथ भेदभाव नहीं न करते हुए उन्हें इंटरनेट पर उपलब्ध सभी सामग्री तक पहुंचने के सक्षम बनाना चाहिए। तो नेट न्यूट्रलिटी के ये सिद्धांत है, लेकिन ये अभी भी कार्य नहीं है, कंपनी अपने हिसाब से कार्य कर रही है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई जो है वो नेट न्यूट्रलिटी के समर्थन में है और नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन करता है। मतलब जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है उन्हें भी नेट पैक के अंदर ही माना जाएगा। इसके अलावा एक नया टर्म चलता है बिग डाटा। इसकी समिति है BN श्री कृष्ण समिति। इन्होंने बिग डाटा पर एक समिति बनी थी, जो समिति भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बिग डाटा से क्या अभिप्राय है? तो बिग डाटा से अभिप्राय है बड़ी मात्रा में संचारित और असंचारित सूचनाओं से होता है, जो दिन प्रतिदिन सोशल साइट्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट और सरकारी ऐप पर बढ़ रहा है। ठीक है, जिसके आधार पर व्यक्तिगत जानकारी तथा व्यक्ति के द्वारा इंटरनेट पर सर्च की गई सारी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ इंटरनेट पर क्या होता है, आपके कैश मेमोरी के रूप में सेव हो जाता है। अब ये मेमोरी या कोई भी ऐप जो आप यूज कर रहे हैं वो आपसे परमिशन मांगता है और आप उस चीज़ों को यूज करते हैं। इसके अलावा भी आप साइट्स है, सोशल साइट्स, ई-कॉमर्स की वेबसाइट में आप लेन देन करते हैं, वित्तीय लेन देन करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है उन वेबसाइटों पर सेव है।
तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा डाटा के रूप में बन रहा है, और इन डाटाओं को यूज कैसे किया जाएगा, इन सब चीज़ों पर कार्य किया जा रहा है। तो भारत सरकार ने डाटा सुरक्षा के उपाय तथा कानूनी रूपरेखा के निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिन्होंने सरकार के को मसौदा प्रस्तुत कर दिया है। और इस मसौदा के साथ ही जो बिग डाटा है उस पर एक बेहतर सुविधा या फिर सर्विस प्रोवाइडर के रूप में या उनका जो एक सॉल्यूशन है उसके प्रति कार्य किया जा रहा है। तो आपको आना चाहिए बिग डाटा क्या है। बिग डाटा 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ये भी क्रिप्टो करेंसी भी किसका अनुप्रयोग है, तो ये भी सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में ही आता है, ये भी पूछा जा सकता है। ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, इसीलिए तो आ रहा है आईटी में, ठीक है, जो एक प्रकार की आभासी करेंसी है जिसे भौतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपको बस ये याद रखना है कि आप इसको जेब में नहीं रख सकते। ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, ये आपके ऐप में, वेबसाइट में यहीं पर ही रहेगा। ये कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है, जो कि आपको एल्गोरिथम के हिसाब से इसके प्राइसिंग और इस करेंसी के उपयोग के बारे में आपको अलाउ करता है। उदाहरण है बिटकॉइन। बिटकॉइन के बाद ही बहुत ज़्यादा आया था समाचार और सूचना में, जिसके बाद में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात होने लगी। लाइट कॉइन और हैवी कॉइन, इसके अलावा अभी फेसबुक भी अपना एक क्रिप्टो करेंसी लाने वाला है, तो देखिए उसका क्या नाम होता है। यह बिटकॉइन के कारण चर्चा में आई, जिसका निर्माण जापान के सतोशी नाकामोटो द्वारा किया गया था। ये नाम तो नहीं पूछा जाएगा। आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को भारत में अनुमति नहीं दी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक को विकसित करने का आदेश दिया। ब्लॉकचेन तकनीक ऐसी तकनीक है, मान लो आपने कोई ट्रांजैक्शन एक बैंक से किया है, तो वो ट्रांजैक्शन जो पैसे हैं उन्हें ट्रेस किया जा सके, उनको पता किया जा सके कि वो कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल किए, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन पद्धति कहते हैं। जैसे कि कोई बैंक है, बैंक से कोई करेंसी ट्रांसफ़र होता है, तो वो ट्रांसफ़र कितने बैंकों से ट्रांसफ़र होकर वापस आरबीआई या फिर उसी बैंक के पास आती है, तो पूरे के पूरे जो चैन है उसको ट्रैक किया जा सके, उसको ब्लॉकचेन पर पद्धति कहा जाता है। आरबीआई है ना, आरबीआई ने ब्लॉकचेन तकनीक के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए रतन विट्टल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जो ब्लॉकचेन के प्रति अपना पूरा आरबीआई को रिपोर्ट देगी। तो ये समिति आपको याद होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बार पूछा जाता है, बहुत फेमस है क्योंकि अभी इसी का उपयोग किया जाता है। जब कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कॉमन उपयोग किया जाता है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कॉमन उपयोग किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित क्लाउड कंप्यूटिंग कॉमन मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है, वो है गूगल ड्राइव, जो हर फोन में आपको मिल जाएगा। लेकिन इस पर डाटा की सुरक्षा का खतरा बना रहता है। भारत सरकार भारतीयों को क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेघराज नामक क्लाउड कंप्यूटिंग का विकास कर रही है। अब ये कितना सुरक्षित होगा वो तो भारत के वैज्ञानिक ही जाने और इसके डेवलपर जाने। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको याद होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉमन उपयोग को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। अभी जो वर्तमान में क्लाउड कंप्यूटिंग यूज हो रही है उसको गूगल ड्राइव कहते हैं। आपको पता है गूगल ड्राइव में आप सब कुछ सेव कर सकते हैं। इसके अलावा भारत कौन सा डेवलप कर रहा है, तो मेघराज नामक क्लाउड कंप्यूटिंग है। वो जब मार्केट में आएगा, लोग उसकी यूज करेंगे, तब पता चलेगा कितना सुरक्षित है और कितना बेहतर उपयोग है। अब साइबर सुरक्षा में क्या क्या प्रॉब्लम है और साइबर सुरक्षा क्या होता है। साइबर सुरक्षा मतलब आपके जो इंटरनेट पर उपलब्ध डाटा है उनका गलत इस्तेमाल कोई व्यक्ति करे तो उसको साइबर सुरक्षा माना जाएगा, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा से कैसे कैसे आपके सेफ्टी पर सेंध लगाया जाता है, तो सबसे पहले है वायरस, जिसके लिए आप एंटीवायरस खरीदते हैं। अगर वायरस ही नहीं होंगे तो एंटीवायरस का क्या यूज। तो कई कंपनियां तो खुद ही मतलब वायरस बना के आपको दे देती हैं किसी वेबसाइट के माध्यम से, किसी ऐड के माध्यम से या किसी लिंक के माध्यम से। फिर जब आपके कंप्यूटर में वो वायरस रह जाता है या फ्री ट्रायल के माध्यम से, तो आप जब वो वायरस आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने लगता है तो फिर आप एंटीवायरस परचेस करते हैं। तो यही है वायरस। वायरस क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर प्रणाली के अंदर प्रवेश करके आंकड़े यानी प्रोग्रामों को नष्ट करना या हानि पहुंचाना। इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ मैं कि जो वायरस है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को ही नुकसान पहुंचाएगा, आपके हार्डवेयर को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा जो एंटीवायरस डेवलपर्स होते हैं वो वायरसों को जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं या ऐप हैं उनके माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उनके कस्टमर बने, आपके कंज्यूमर बने और भारी भरकम आप पैसा खर्च करके एंटीवायरस परचेस करें और एक मिनिमम प्राइस के रूप में आप एक सब्सक्राइबर ही बन जाए किसी भी एंटीवायरस का, क्योंकि आप मिनिमम टाइम पे आप फिर एक बार परचेस करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एंटीवायरस लगातार आपको प्रोटेक्शन देता रहे।
आगे है मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो दोनों को नुकसान पहुंचा है। कई बार क्या होता है कि कोई वायरस अगर आपके अंदर चला गया कंप्यूटर के अंदर, तो वो आपको हीटिंग प्रॉब्लम देगी, तो आपका जो हार्डवेयर है उसमें प्रॉब्लम आएगा, उसमें कोई भी मदरबोर्ड या जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें कई चीज़ें क्या होंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो दुर्भावनापूर्ण के शरारती सॉफ्टवेयर अर्थात मालवेयर के प्रयोग की श्रृंखला कंप्यूटर साधनों पर अत्यधिक मांग आरोपित करने से लेकर आंकड़ों तथा हार्डवेयर के विनाश तक फैली है। मालवेयर बहुत खतरनाक होता है, ये दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। जो गेमिंग है, ये बहुत सारी चीज़ें, इनके माध्यम से मालवेयर भी आपके कंप्यूटर पर इंटर कर जाता है। स्पैम मतलब अवांछित मेल। स्पैम से सिंपल सी बात है, इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी बहुत बढ़ती है। जो आप मेल को चेक करेंगे अपने ईमेल आईडी में, तो उसमें स्पैम मेल भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। फिशिंग का सिंपल से मतलब है किसी प्रचलित वेबसाइट की कॉपी तैयार करके उसकी जानकारी प्राप्त करना, साथ ही साथ उसे लोगों को ठगी करना। आगे है हैकिंग। तो वाइट हैकर्स और ब्लैक हैकर्स। तो वाइट हैकर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वैधानिक होते हैं, और ब्लैक हैकर्स होते हैं वो गलत तरीके से लोगों की सूचनाओं को क्या करते हैं, चुराते हैं और उनके गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उपभोक्ता के बगैर अनुमति अनुमति के उसके डाटा या सूचनाओं को प्राप्त करना हैकिंग कहलाता है। ये आपको एक मिनिमम डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा होता है वार्म्स। इनका प्रयोग प्राय कंप्यूटर तक आक्रमणकर्ताओं को पहुंच प्रदान करने वाले विकास मार्ग के रूप में किया। कोई भी कंप्यूटर पर घुसने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इसको वार्म्स कहते हैं। और फिर होता है ट्रोजन। ये किसी वस्तु के छद्म ये किसी वस्तु के छद्म रूप में होते हैं जिससे प्रयोगता डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहता है, और ट्रोजन कंप्यूटर तक बाहरी पहुंच को मंजूरी देने जैसी गुप्त या अप्रशासित क्रियाएं कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें छोटी छोटी आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है। तो अनुप्रयोग है। इसके अलावा आप संचार की कुछ चीज़ें बची हैं। संचार के अंतर्गत वाईफाई, लाईफाई, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा 1G 2G 3G 4G 5G ये क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो ये पूरा आईटी ख़त्म हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी बड़ा टॉपिक था, इसका अनुप्रयोग उससे भी बड़ा था। तो अभी एक लेक्चर और इस पर लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपके लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा सारे वीडियो के। थैंक यू वेरी मच।